नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी आज की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों एक एक करके जान लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, दिल्ली में 24 घंटे में 1141 कोरोना केस की पुष्टि, सोमवार से शुरू होगी अनलॉक की प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए मामले में कमी का सिलसिला जारी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मात्र 1141 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और 139 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण की दर 1.59% रह गई है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के मामलों की दैनिक संख्या 1500 से कम रही। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार संक्रमण के चलते अब तक कुल 23,951 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुवार को शहर में संक्रमण के 1072 मामले सामने आए थे और 117 रोगियों की मौत हुई थी। संक्रमण की दर गिरकर 1.53% हो गई थी। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन संक्रमण के मामलों की दैनिक संख्या 1500 से कम रही है। कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सोमवार से एक सप्ताह के लिए फैक्ट्रियां दोबारा खोली जा सकेंगी और निर्माण कार्यों की बहाली को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब फूंक मारकर पता करें कोरोना है या नहीं, सिर्फ 60 सेकंड में मिलेगा रिजल्ट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस टेस्टिंग को सरल बनाने की कोशिशों के बीच सिंगापुर ने 1 मिनट में सांस से कोविड-19 का पता लगाने वाले उपकरण को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस इक्विपमेंट का नाम फेब्रिस गो कोविड-19 ब्रेथ टेस्ट सिस्टम है, जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने भारत में जन्मे एक प्रोफेसर की मदद से विकसित किया है। इस उपकरण को NUS ब्रेथोनिक्स कंपनी ने विकसित किया है और यह सांस से कोविड-19 की जांच करने के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला उपकरण है। कंपनी ने इसी सप्ताह बयान जारी कर बताया कि ब्रेथोनिक्स अब सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर काम कर रहा है। वह ट्यूज चेकपॉइंट पर अपनी टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट ट्रायल चलाने पर फोकस कर रहा है। यहां आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों की अब रैपिड एंटीजन टेस्ट के जरिए जांच की जाएगी। हालांकि सांस से होने वाली जांच के साथ ही कोविड-19 एंटीजन जांच भी होगी। कंपनी के अनुसार टेस्टिंग के लिए शख्स को इससे जुड़े एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण में फूंक मारनी होगी और जांच का नतीजा 1 मिनट से भी कम समय में आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस परीक्षण में संक्रमित पाया जाता है तो पुष्टि के लिए उस व्यक्ति की RT-PCR पद्धति से जांच भी कराई जाएगी। वैसे दोस्तों आपको यह डिवाइस कैसा लगा? क्या भारत में भी इस तरह के डिवाइस बनने चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यास तूफान, प्रधानमंत्री ने किया बंगाल ओडिशा का हवाई सर्वेक्षण, 1000 करोड़ का राहत पैकेज जारी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हवाई सर्वेक्षण कर यास तूफान से मची तबाही का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का भी ऐलान किया है। इसमें से 500 करोड़ ओडिशा और 500 करोड़ पश्चिम बंगाल झारखंड के लिए दिए गए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को भुवनेश्वर में एक समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने बचाव कार्यों संबंधी किए जा रहे सभी प्रयासों के बारे में जानकारी हासिल करी। प्रधानमंत्री ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को आश्वस्त किया कि सभी जरूरी मदद दी जाएगी। तबाही के आकलन के लिए एक अंतर मंत्रालय टीम बनाई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से तूफान में जान गंवाने वालों के परिवारजनों के लिए 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करे सरकार। जी हां दोस्तों, बाल संरक्षण गृहों और बाल केयर संस्थानों में बच्चों के बीच कोरोना के फैलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी ने एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा कर दी है और संवेदनशील बच्चों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। साथ ही कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे अनाथ बच्चे हैं जो माता पिता की मौत से अनाथ हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को ऐसे बच्चों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया जो मार्च 2020 के बाद से अनाथ हुए हैं। शुक्रवार को सुनवाई के बाद ASG ऐश्वर्या भाटी ने बताया कि बाल स्वराज नाम का पोर्टल सभी संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा है और उन्हें ऐसे बच्चों की पहचान के लिए पासवर्ड दिया गया है जो अनाथ हुए हैं। इसके बाद कोर्ट ने जिला अधिकारियों को ऐसे सभी बच्चों का विवरण शनिवार शाम तक पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और राज्य के वकील को इस मामले में नवीनतम जानकारी मिलनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, DRDO की एंटी कोविड दवा 2DZ 990 रुपए में मिलेगी, सरकारी अस्पतालों को मिलेगी छूट।
जी हाँ दोस्तों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की ओर से विकसित की गई कोविड-19 रोधी दवा 2DZ की कीमत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन में सुधार करने वाली इस दवा की प्रति पाउच कीमत 990 रुपए तय की गई है। सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को यह दवा रियायती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, DRDO ने कोरोना की दूसरी लहर में तेजी से संक्रमित हुए कोरोना मरीजों में कम होते ऑक्सीजन लेवल को बेहतर करने के लिए कोविड-19 रोधी दवा 2DZ को लॉन्च किया था। इस दवा को कोरोना के साथ चल रही इस जंग में नए हथियार के रूप में देखा जा रहा था। DRDO की ओर से तैयार की गई एंटी कोविड-19 दवा की पहली खेप कुछ दिन पहले ही जारी कर दी गई थी। इस दवा की लॉन्चिंग के समय केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, यास चक्रवाती तूफान, प्रधानमंत्री मोदी और राज्यपाल धनखड़ को ममता बनर्जी ने कराया आधे घंटे का इंतजार, कागज थमाकर चली गई। जी हां दोस्तों, यास चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल और ओडिशा से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों राज्यों के लिए तैयार राहत पैकेज का भी ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की। लेकिन दोस्तों, यहां पर चर्चा का केंद्र दूसरी चीज रही, वह यह कि इस बैठक में ममता बनर्जी 30 मिनट की देरी से पहुंची। इतना ही नहीं, राज्य के मुख्य सचिव भी देरी से पहुंचे। इसके बाद भी ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं रुकी। उन्होंने साइक्लोन से राज्य में हुए नुकसान से जुड़े कुछ दस्तावेज दिए और चली गई। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी का कहना था कि उन्हें दूसरी मीटिंग्स में जाना है। ममता बनर्जी के इस रुख से केंद्र की सत्ताधारी पार्टी और TMC के बीच एक बार फिर से टकराव बढ़ सकता है। हालांकि इस मीटिंग के दौरान राज्य के गवर्नर जगदीप धनखड़ पूरे समय मौजूद रहे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, जून में हर हफ्ते 10 लाख लोगों को मिलेगी स्पुतनिक वी, अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को धार देने के लिए अब अस्पताल ग्रुप भी सामने आ रहे हैं। अब देश के सबसे बड़े अस्पताल ग्रुप अपोलो ग्रुप्स ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स ने घोषणा की है कि वह जून के दूसरे सप्ताह से भारत में रूसी कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लगाना शुरू कर देगा। अस्पताल ने इस वैक्सीन के प्रति डोज की कीमत 1195 रुपए तय की है। अपोलो समूह के एक अधिकारी ने कहा है कि हम वैक्सीन के लिए 995 रुपए और 200 रुपए प्रशासन शुल्क लेंगे। अपोलो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के कार्यकारी उपाध्यक्ष शोभना कामेत्री ने गुरुवार को यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अपोलो ग्रुप ने भारत के 80 स्थानों पर अब तक 10 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा दी है। इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, ज्यादा जोखिम वाली आबादी और कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान मई में गुपचुप शादी रचाने वालों पर सरकार सख्त, देगी बड़ी सजा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोविड-19 लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान जिन जोड़ों ने मई 2021 में शादी रचाई है, सरकार ने उनके खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान सरकार दंड स्वरूप इन जोड़ों का विवाह प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी, क्योंकि सरकार ने कोविड मामले बढ़ने के कारण मई महीने में शादी करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। रिपोर्टों में कहा गया है कि सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी राज्य में कम से कम 130 विवाह समारोह होने की जानकारी मिली है। इन लोगों ने सरकार के आदेशों की अनदेखी कर गुप्त रूप से शादी समारोह आयोजित किए थे। इसे देखते हुए जिलाधिकारियों द्वारा मैरिज रजिस्ट्रार कार्यालय को आदेश दिया गया है कि वे मई 2021 में शादी करने वाले जोड़ों को शादी का प्रमाण पत्र जारी न करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सेकेंडरी इंजेक्शन वाले आधे कोविड पेशेंट्स की मौत, एंटीबायोटिक्स का ओवरडोज बना कारण, ICMR की स्टडी में आई बात। जी हां दोस्तों, मुंबई के सायन और हिंदुजा हॉस्पिटल समेत 10 हॉस्पिटल्स में की गई एक स्टडी में सामने आया है कि एंटीबायोटिक्स दवाओं का बेजा इस्तेमाल देश में कोविड-19 महामारी को लेकर हालात को और बदतर कर सकता है। ICMR द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि जिन रोगियों में सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, उनमें से आधे रोगियों की मृत्यु हो जाती है। सेकेंडरी इन्फेक्शन से मतलब है कि किसी व्यक्ति को एक इन्फेक्शन होने के दौरान या उसके बाद दूसरा इन्फेक्शन होना, जैसे कि अभी कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस संक्रमण के
मामले आ रहे हैं। हालांकि यह स्टडी मरीजों के छोटे समूहों पर की गई है। इस समूह के 17,000 कोविड मरीजों में से 4% सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन से पीड़ित थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट में प्रकाशित खबर के अनुसार इस स्टडी का नेतृत्व करने वाली आईसीएमआर की वैज्ञानिक कामिनी वालिया कहती है कि यदि इन आंकड़ों को हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले सभी मरीजों की संख्या से लिंक करके देखें तो ऐसे कई हजार मरीज मिलेंगे जिन्हें इस दूसरे संक्रमण के चलते कई दिनों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा। तो दोस्तों यह थी अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है भारत को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। अगर आप जानते हैं इस सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।